नमस्कार, स्वागत है आपका दागी उम्मीदवारों से छुटकारा कब तक में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ऐसे ही दागी उम्मीदवारों की। दरअसल गुजरात में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार 4 रैलियां की। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में हर कोई इस वक्त लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार कितने पाक साफ हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग है और इस वक्त वहां प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। लेकिन इसी बीच चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे नेताओं की कुंडली सामने आई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने गुजरात चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर कुल 778 उम्मीदवारों में से 167 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 32 उम्मीदवार उस आम आदमी पार्टी से हैं जो राजनीति में ईमानदारी का दम भरते हैं। आम आदमी पार्टी के 32 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के 31 उम्मीदवार हैं, जबकि आपराधिक छवि वाले 14 उम्मीदवारों के साथ तीसरे नंबर पर बीजेपी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 167 दागी उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवारों पर तो हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों में 21% पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 13% पर गंभीर आरोप है। पहले चरण के तहत आप कुल 89 में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसके 36% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी भी पहले चरण के चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने आपराधिक अतीत वाले 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह संख्या 16% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 15% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, जबकि 8% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में बीजेपी के जनक तलविया, कांग्रेस के वसंत पटेल, अमरदास देसानी स्वतंत्र शामिल हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीदवारों में बीजेपी के पुरुषोत्तम सोलंकी, कांग्रेस के गनीबेन ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, आपके गोपाल इटालिया और अल्पेश कठेरिया शामिल हैं। अब सवाल यह है कि दागी उम्मीदवार क्यों और दाग हर किसी को अच्छे क्यों लग रहे हैं। इन सब बातों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जयकरण वर्मा कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे और सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम समझना चाहेंगे, कैप्टन आई सिंह आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले दीपचंद राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी तरफ से भी हमारे पास इस वक्त प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं संजीव निकम और कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दागी उम्मीदवारों से छुटकारे की जब बात चलती है तो हर कोई ये कहता है कि हम पाक साफ हैं, लेकिन हमें समझना ये होगा कि आखिर किस तरह से इन सारी चीजों को माना जाए जब सभी पार्टियों में दागी मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह, हम बहुत साफ बात कहते हैं कि हम दागी उम्मीदवारों को शह नहीं देंगे, हम करप्शन को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, माफियाओं का गुंडा राज खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए जब ये रिपोर्ट सामने आ रही कि हर किसी की पार्टी में कोई ना कोई नेता दागी है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी क्राइम का साथ नहीं दिया है और ना ही क्राइम से दूर दूर तक हमारा कोई संबंध है। मगर चाहे वो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों का भ्रष्टाचार और बदमाशी और भूमाफिया, दारू माफिया, इनके साथ इनका ऐसे जैसे चोली जामन का साथ होता है ऐसे इनका साथ है। वही कहेंगे केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, जब आई थी तो बड़ा दम भरा था कि हम क्राइम को खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मगर आज सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपने देखा है कि तिहाड़ जेल में उनके जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, 7 महीने से जेल में बंद है और वहां एक देश का बहुत बड़ा घोटालेबाज, बहुत बड़ा ठग बंद है जिस शेखर, उसको भी उन्होंने ठग लिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये पार्टी कितनी बड़ी ठग है जो ठगों को ठग ले। लेकिन आपकी पार्टी में भी तो 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी हैं, कुछ पर गंभीर मामले हैं, कुछ पर आपराधिक मामले हैं, तो आप भी तो ये नहीं कह सकते कि आपका दामन बिल्कुल साफ है।
नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं है जिन पे गंभीर आए हैं और विचाराधीन है, उन पर मतलब कोई साबित नहीं हुआ है। मुकदमे तो दर्ज सभी पे हो जाते हैं, मगर इन लोगों के ये तो जेल में बंद है। तो आप बीजेपी के पुरुषोत्तम सोलंकी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज, जनक तलविया हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? रविंद्र जी, हम आपसे जो कह रहे हैं, आप ये देखिए ना कि इनके नेता जेल में बंद हैं और फिर भी उनसे मंत्री पद नहीं लिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? हमारे यहाँ तो अगर इस तरह का आरोप लगता है, चाहे आपने देखा होगा हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी एक छोटा सा आरोप लगाता और उन्होंने राष्ट्रीय पद छोड़ दिया था अपना। इसी तरह से हमारे बहुत से नेता थे, अगर उन पर कोई आरोप लगा तुरंत उन्होंने सबसे पहले पद छोड़ा है। संजीव निगम आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी, वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं है या कोई मंत्री नहीं है जिसके ऊपर आरोप लगे हों, दागी हो और उसे हमने ना हटाया हो। आईपी सिंह जी की बात पहले इन्होंने छोड़ दिया, आडवाणी जी ने छोड़ दिया। ताजी घटना की और बात करते हैं गुजरात की, जो भी हाल ही में कुछ दिनों पहले मोरबी में घटी। क्या वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या किसी मंत्री के ऊपर उंगली उठाई गई? किसी ने इस्तीफा दिया? कुछ नहीं। जनता वहां पर जो है मर रही है, कितने लोगों ने, बेगुनाह लोगों की जान चली गई, लेकिन आपने क्या किया? आप यहाँ पर दलीलें पेश कर रहे हैं। हमारे 169 नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और उसमें से 134 या 35 पे क्लीन चिट मिल चुकी है, जो रह गए हैं थोड़े उन्हें मिल जाएगी। तो ये क्या हमारे नेताओं में, हमारे विधायकों में इस तरीके की अत्याचार, इस तरीके का आतंक आप लोगों ने कर रखा है? अब उम्मीदवारों की क्या बात है? अभी आप खुद कह रहे हैं क्या उनके ऊपर कोई वो तो आरोप है? अरे आपके ऊपर आरोप है तो हमारे यहाँ कौन जेल की सजा काट करके आए जिनको हमने दे दिया है? आप ये बताइए। आम आदमी पार्टी ने भी जिनको दिया है, टिकट दिया है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टियों में, विरोधी दलों में इतने दागी हैं, अगर वो किसी को मंत्री बनाते हैं या विधायक बनाते हैं उनको हटाते तक नहीं है। मैं बता दूं आपको बहुत स्पष्ट रूप से, ये ईडी और सीबीआई का जिस कदर से दुरुपयोग किया है, आप 24 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं 24 घंटे के लिए अरविंद केजरीवाल को दे दीजिए, ईडी और सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता जेल के अंदर नजर आएंगे। क्या बात करते हो आप जानबूझ गए, आप कोई काम करिए, आपको जो मिली है, शक्ति मिली, इसका दुरुपयोग कर रहे हो। ये तो रावण का भी नहीं चला है, रावण का भी जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो क्या अर्थ हुआ है? नहीं तो आपकी पार्टी का दामन भी तो साफ नहीं है। वसंत पटेल के ले लीजिए बात, अमरदास देसानी के ले लीजिए। आपको हमारे यहाँ पर तो जो है ये उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, जो विधायक बन गए हैं, जो मंत्री बन गए, उनके ऊपर भी ये लोग जो है इस तरीके की राजनीतिक गंदी और ओछी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है। अभी कल ही जो है दिल्ली के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, उन्होंने धमकी बड़े लहजे में कहा है कि साहब केजरीवाल की जो है लोग मारेंगे, मतलब उनकी हत्या की आशंका की जा रही है। आप इस तरीके से अभी लेते हैं कैप्टन दीपचंद राठौर, सवाल ये उठता है कि कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उसके बावजूद भी सभी दलों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, इतना लगाव क्यों होता है भाई इस तरह के नेताओं से कि उनको पता है दागी है, वो अपनी डिटेल्स भी डालते हैं जाकर वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद भी जस के तस स्थिति बनी है। कोई सीख नहीं लेना चाहते हैं या गाइडलाइंस का पालन नहीं करना चाहते हैं? क्यों इतना लगाव है दागी नेताओं से? आदरणीय रविंदर जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन की उपज है और अन्ना आरएसएस की उपज है। देखिए, राजनीति में आप विरोध तो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। अभी मेरे भाई कैप्टन साहब ने कहा कि हमने जो हमारे बागी नेता उनको हम निकाल देते हैं। जो आपके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनके ऊपर तो 108 मुकदमे दर्ज हैं और वो प्रदेश के अंदर अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बना रखा आपने, आपने उनको निकाला नहीं निकाला। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो 80% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस आम आदमी पार्टी का विकास विस्तार इसीलिए हुआ था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी लाएंगे, एक ईमानदार पार्टी लाएंगे। आज देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी पार्टी में है तो वो आम आदमी पार्टी के अंदर है। जो इनके सत्यनाथ जैन है वो तिहाड़ जेल के अंदर मसाज का मजा ले रहे हैं, किसके पैसों से? जनता के पैसों से। और मैं पूछना चाहूंगा कैप्टन भाई साहब से कि अभी मोरबी का हत्याकांड जो घटना घटी है उसके ऊपर
वो किसके इशारे पे घटना घटी? आपने 12 और 15 रुपए के इशारे पे 150 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, 150 लोग एक्सपायर हो गए और कई लोग घायल हुए। दूसरा बात बताना चाहूंगा कि तो कांग्रेस के जो गनीबेन ठाकुर और जिग्नेश मेवानी हैं, इन लोगों को लेकर क्या कहेंगे आप? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो देखिए रविंद्र जी, नहीं, मुख्य वसंत पटेल है आपके, अमरदास देसानी है, जिग्नेश मेवानी है, गनीबेन ठाकुर है, ये नाम तो आपकी पार्टी में भी है। ऐसा थोड़ी ना कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दागी नेता है, आम आदमी पार्टी के अंदर दागी नेता है, तो हमारी पार्टी के अंदर भी दागी नेता रहेंगे। बताइए हमारी पार्टी के अंदर कितने नेता ऐसे हैं जो भ्रष्ट है? इनके जितने भी नेता, आम आदमी पार्टी के बाद तो आपकी पार्टी का ही नंबर आ रहा है सर गुजरात में। आप बताइए गुजरात के अंदर दारू प्रतिबंध है, किसके इशारे पर आ रही है? सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप तो एडीआर की रिपोर्ट 1-2 पे की बता रही, मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार में सारे के सारे नेता लिप्त है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के। क्योंकि आज किसके सारे पे ड्रग्स आ रही है गुजरात में? किसके क्यों नहीं आज पकड़ा जाता? आपने देखा होगा पूरा मीडिया जब उसके अंदर बॉम्बे के अंदर जब जाता है 2-10 पूरी ग्राम के लिए पूरा मीडिया वहां पहुंच जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर अरबों खरबों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा और नहीं कोई अपराधी पकड़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि अंडानी अंबानी का पोर्ट है और अंडानी अंबानी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, लेकिन आप ये कह दें कि शराब वहां पर चल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उससे बरी हो जाएंगे। हमारा तो सवाल ये है कि आपकी पार्टी में क्यों? आप कम से कम एक मिसाल तो पेश करते हैं यहाँ पर कि हमारी पार्टी में देखिए कोई दागी नहीं है, सबसे कम 14% है उनके पास। रविंद्र जी 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शासन करा, ठीक है। आप ये बताइए आज आरोप, अगर कांग्रेस पार्टी का अच्छा काम करिए, सरकार इनकी संस्था इनकी अगर हमारे नेताओं पे गलत इल्जाम लगाए तो उसमें हमारी क्या कमी है? आप बताइए, जिग्नेश मेवानी ने खाली एक ट्वीट करा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिमाचल में अरेस्ट करवाया, किसके इशारे पे करवाया? भारतीय जनता पार्टी इशारे पे करवाया ना। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए। जो राजनीतिक मामले दर्ज किए जाते हैं उनको लेकर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ गंभीर अपराधों की भी बात कर रहे हैं। कहीं पर रेप बलात्कार के आरोप हैं, कहीं पर हत्या के आरोप हैं, कहीं पर लूट के आरोप हैं। इस तरह के जब आरोप पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर विचारणीय प्रश्न हो जाता है, सोचने वाली स्थिति बनती है। कैप्टन आई सिंह। ठीक है, कैप्टन आई प्रवक्ता हो चाहे वो आम आदमी के हो जी, इन्होंने मोरबी के ऊपर कहा, बिल्कुल मोरबी की जो घटना थी वो दुर्घटना कहेंगे, उसमें किसी का दोष इसलिए नहीं दे सकते हैं। आपने कितने लोगों को अरेस्ट करा ये बताइए ना, कितने लोगों को फिर भी आप देखिए, आपने वहाँ के कर्मचारियों को अंदर करने की कोशिश कर रहे हो। आपके नेता कहाँ है जिन्होंने छूट दे रखी थी, जिन्होंने पुलिस की इजाजत दी थी कि सुन लेते हैं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए कैप्टन आई का। दीपचंद जवाब सुन लीजिए, दीपचंद जवाब सुन लीजिए। दीपचंद जी आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें, सुन लेते हैं। बिल्कुल, मोरबी में जो घटना घटी हमने उसको घटना मानते हुए तुरंत वहां पर एक्शन लिया कि हमारे मुख्यमंत्री पटेल साहब उसी नाइट को जो है ना मोरबी पहुंच गए थे और उन्होंने तब तक कैंप किया था जब तक वहां की स्थिति को अच्छी तरह से साधारण नहीं होने दिया और जो दोषी थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, उनको जेल में डाला। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी वहां के जो सिटिंग विधायक थे उनकी हमने मानी और उनको हमने टिकट नहीं दिया है, इस बार उनको हमने टिकट नहीं दिया है। तो हम अपनी जिम्मेवारी, अगर जरा भी कहीं कोई गलती हो या ना हो, मगर जिम्मेवारी को समझते हुए उसको हम दूर करते हैं। कैप्टन आई सिंह 3 वाकये आपको याद दिला देते हैं। पहला उत्तराखंड का है, जहां पर एक लड़की की हत्या की गई थी, वहां पर किस तरह की स्थिति है ये आया सामने कि एक वीवीआईपी भी उसमें शामिल है। किस तरह से लड़कियों को जबरदस्ती सौंपने की कोशिश की जाती थी, उन पर दबाव डाला जाता था। कितनी गिरफ्तारियां हो गई अब तक? दूसरी चीज, दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश का हम पूछना चाहेंगे। टेनी साहब का जो बेटे थे उनको लेकर क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके जब इस्तीफे की बात चली थी? रविंद्र जी आपने पूछा, बिल्कुल हम इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देंगे और बड़ा जिम्मेवारी से जवाब देंगे। आपने उत्तराखंड का कहा है, उत्तराखंड में आपने देखा होगा तुरंत वहां एफआईआर दर्ज हुई और जो दोषी थे वो आज जेल में है, कोई दोषी वहां बचा नहीं है। पहली बात। इसी तरह से नहीं, उसमें एक वीवीआईपी को उसको वीवीआईपी के पास भेजे जाने की बात थी, वो तो नाम ही गायब हो गया। कर रहे थे अंकिता के मर्डर में, बीजेपी का नेता का बेटा था, इसलिए सुन लेते हैं, जवाब दे रहे हैं वो, जवाब दे रहे हैं दीपचंद जी, जवाब दे रहे हैं वो। कम से कम उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए, वो आपकी हर बात के जवाब दे रहे हैं।
दीपचंद जी इस तरह से डिबेट में बोलोगे उसकी मर्यादा खराब होती है। आप बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। तो रविंद्र जी बिल्कुल वहाँ जो भी नाम थे उनको लिया गया है, उसके बाद भी उसमें जांच चल रही है। आप सोचे जांच बंद नहीं हुई अभी। अगर और भी कोई निकल के आएंगे उनको भी हम जेल में डालेंगे, बख्शेंगे नहीं। हम कभी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागते। दूसरे आपने टेनी वाली बात कही, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो केंद्र में मंत्री थे और उनके बेटे थे जी। आम आदमी का चेहरा आप देख रहे हो कि ब्लेम लग गया, 7 महीने से जेल में बंद है, फिर भी मंत्री पद नहीं लिया है। हमने ठीक 24 घंटे के अंदर केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था। मगर वो जमानत लेके अगर छूटे थे तो वो सुप्रीम कोर्ट से छूटे थे, न्यायपालिका ने उनको जमानत नहीं, कोर्ट ने तो उसके बाद संज्ञान ले लिया था। कोर्ट ने तो संज्ञान ले लिया था। कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं ले लिया था। हमने अपनी जवाबदारी समझते हुए 24 घंटे में गिरफ्तार करा दिया था। तो आप सोचिए कि हमारी मंशा कहीं गलत नहीं होती, मगर ये तो नहीं, हमने आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया कैप्टन आई साहब, हमने आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया। सवाल ये हुआ कि जब हम दूसरे से ये कहते हैं कि आपका मंत्री शामिल था, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैंने बस उसका पलट कर सवाल किया कि जब विरोधी दल आपसे ये कहते हैं कि क्या अजय मिश्रा और टेनी ने इस्तीफा दे दिया था, जब कहा जा रहा था कि जांच प्रभावित हो सकती है, उसको लेकर जब आरोप लगे थे, तब क्या इस तरह के कदम उठाए? तो ये स्थिति पलट क्यों जाती है? नहीं रविंद्र जी, आप स्थिति देखिए ना, टेनी, अजय मिश्रा, टेनी इसमें कहीं से कहीं इन्वॉल्व हो तो बताइए। आप बेटा था, बेटे को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, मगर उसमें कहीं मंत्री जी का बताइए आप कहाँ रोल था? कोई रोल नहीं था। मंत्री जी तो दूर दूर तक उसमें कहीं नहीं थे। अब कोई बेटा कर रहा है तो क्या आप उसकी सजा उसके बाप को देना चाहेंगे? आप बताइए कौन सा? ये तो न्यायपालिका भी नहीं मानेगी इस बात को। नहीं तो इस मामले में तो इस्तीफे मांग लिए जाते हैं कि जांच प्रभावित हो सकती है, इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं ना, क्योंकि इस तरह के आरोप लगते हैं कि अगर पिता या कोई भी बड़े ओहदे पे होता है तो जांच प्रभावित होती है, उसको लेकर इस्तीफे ले लिए जाते हैं। नहीं हुई है ना, हमने तो 24 घंटा उन्हें जेल में डाल दिया। जांच प्रभावित तो तब होगी जब उन्हें गिरफ्तार न कराया हो, जेल में डाल दिया। और इनको तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी को 7 महीने से केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं लिया है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। गंभीरता से जवाब दिया कैप्टन आई सिंह ने। अब हम जवाब लेते हैं कुछ ऐसे मामलों पर जिसमें एडीआर के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए। तीनों पार्टियों से हम उन सवालों के भी जवाब लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दागी उम्मीदवारों से छुटकारा कब तक? क्योंकि कथनी करनी में तब फर्क हो जाता है जब हर दल ये कहता है कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट देने की बात आती है, उम्मीदवार सामने आते हैं, प्रतिशत में और लोगों के नाम भी सामने लगते हैं कि कितने दागी उम्मीदवारों को टिकट दी गई। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह से हमने इससे पहले सवाल जवाब किए, बेबाकी से जवाब दिया। अब हम जरा दूसरे दलों की तरफ बढ़ते हैं। संजीव निगम जी, सबसे ज्यादा प्रतिशत आम आदमी पार्टी का है। 36% लोग आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 30% उम्मीदवार ऐसे जिन पर हत्या, बलात्कार, अपहरण के। कांग्रेस का नंबर दूसरा है, आपके ठीक बात। 35% जो हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 20% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ये स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि सारी चीजें ठीक नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन चीजों से। गाइडलाइंस कुछ जारी की गई थी एडीआर ने, जो अभी उनके जो प्रमुख है अनिल वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि जितने भी दल जानकारियां दे रहे हैं वो जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये नियमों का पालन कैसे होगा? वेबसाइट पर जानकारी नहीं डाली जा रही, फॉन्ट साइज ठीक नहीं रखा जा रहा है, कुछ जानकारी दूसरी भाषा में है, इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? हालांकि आप जो कह रहे हो, हमारी पार्टी का तो पहले दिन से ये मानना था कि हम लोग, लेकिन आप देखिए पिछले 10 वर्षों में देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे लोगों के ऊपर कीचड़ फेंक करके इस तरीके का उन्हें कर देंगे कि अब बताइए, हमारी मिनिस्ट्री में जो दिल्ली की है, आप सबके ऊपर कुछ न कुछ कीचड़ उछाल रहे हो, सबको दागी बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि तो अभी कैप्टन आई सिंह ने जो सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए हैं और वो जेल में है, तो जेल में ऐसा तो नहीं होगा तुरंत डाल दिया गया हो, यूं ही डाल दिया गया हो? नहीं, कानून पर तो भरोसा है ना आपको? नहीं, ठीक है, कानून, न्यायालय पर भी भरोसा है आपको? मैंने अभी क्या कहा? हाँ। अभी कल ही एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही है कि आप ज्यादा नहीं, हमें 24 घंटे के लिए ईडी दे दो,
और सीबीआई दे दो, भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता जेल के अंदर होंगे। तो ये अगर नहीं, दे दो से क्या मतलब होता है? ये तो दे दो से क्या मतलब होता है? नहीं, ये जो हमारे दिल्ली में जो आप देख रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ। दिल्ली में ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। इनको जो है आप इनका बेजा इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को आप दागी बनाने का प्रयास कर रहे हैं आगे, कि ये भी दागी हो जाए। तो जो कानून, जो भी व्यवस्था है वो ठीक है, वो सबके लिए है। कानून से अगर आप ये बात इस तरह से कहते हैं कि इतने दाग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, वो लिप्त हैं कुछ ऐसे कामों में, भ्रष्टाचार में, उसके बाद ईडी का इस्तेमाल होता, सीबीआई का इस्तेमाल होता, तो समझ में आता। आप करें एक बार ईडी दे दो तब मैं ये कर दूंगा, तो ये तो कहीं ना कहीं ये बताने, ये तो चेतावनी या धमकी देने वाली बात होगी ना। आप देख लीजिए कि इसने पिछले जब से 2014 से लेकर के आज तक का आंकलन लगा लीजिए, किसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर छापे मारे गए, पकड़े गए। आप बताओ। अभी तो गुजरात में शराब पीते के लोग मरे, गुजरात में गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा था? हमने सवाल ये पूछा था आपसे, उसके बावजूद क्या आम आदमी पार्टी उन गाइडलाइंस का पालन कर रही है? क्या जो सूचना देनी चाहिए, वेबसाइट के ऊपर डाली जानी चाहिए, उसका ठीक तरीके से पालन कर रही है? हमारा प्रयास तो ये रहता है कि अगर कोई भी है किसी के साथ किसी प्रकार का है, उसका पूरा रिकॉर्ड सौंपा जाए, दिया जाए। हम कानून से बाहर नहीं है, कानून का हमेशा से सम्मान हमने किया है और सभी को करना चाहिए। जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ठीक है, अगर कहीं से कोई है नहीं तो हम उसको सामने रखेंगे और बाकी कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, हम जब जरूरत पड़ेगी हम। ठीक है। दीपचंद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि एक हमाम में सब एक जैसे नजर आते हैं कि जिस तरह अभी कैप्टन भाई साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें बताई कि गुजरात मॉडल ये है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात याद दिला दूं कि ये ना तो नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है और ना ही ये तड़ीपार अमित शाह का गुजरात है। ये राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी और लोहा पुरुष सरदार पटेल जी का गुजरात है। और देखिए, जो गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं ना, ये 4 लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल गुजरात मॉडल। एक तो दलित, गरीब और मुस्लिम और पिछले वर्गों के लिए गुजरात मॉडल बिल्कुल नहीं है। गुजरात मॉडल अगर है तो अंडानी अंबानी के लिए है, भ्रष्टाचारियों के लिए है, जो ठीक है दीपचंद जी, मतलब गुजरात मॉडल कहते कुछ है, करते कुछ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम ऐसी भी जानकारियां हैं जिनकी गाइडलाइंस को लेकर कहा जा रहा है कि पालन नहीं किया जा रहा है। चीजें गुजराती में होती हैं लेकिन आपकी घोषणाएं अंग्रेजी में हो जाती हैं। इन सब सवालों के भी जवाब तलाशने होंगे, क्योंकि अगर एडीआर के प्रमुख ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कहीं कुछ काला है और ये सबको सोचना होगा कि आखिर ऐसे दागी नेताओं को टिकट क्यों। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।